डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास की एक इम्पॉर्टेंट पोएम द सोल्जर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और इस पोएम को कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने, जो कि एक बार पोएट के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। पहला पॉइंट है रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915, मतलब जो इनका जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। इज रिमेम्बर्ड एज अ बार पोएट, इन्हें बार पोएट के रूप में याद किया जाता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि रूपर्ट ब्रूक बार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। वेल टू डू का मतलब है रिच फैमिली, धनवान फैमिली, जिसे किसी भी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती है, संपन्न, सुखी संपन्न समझ लो, उसे हम कहते हैं वेल टू डू। और एकेडमिक का मतलब होता है कि जिनके माँ बाप या फिर जिनके फैमिली में ज़्यादा मेंबर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि टीचिंग प्रोफेशन में है। तो इनका जन्म एकेडमिक फैमिली में हुआ था। तीसरा है ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन 23 अप्रैल 1915, मतलब जो इनकी मृत्यु हुई थी, एक बीमारी है सेप्टिकेमिया, इसी बीमारी के कारण 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। अगला पॉइंट, द सोल्जर इज अ सोनेट पोएम। सोनेट का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन हो। ए पोएम हैविंग 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, यानी 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है। अगली बात है द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ, मतलब इस कविता का जो स्पीकर है वो पोएट खुद है। ठीक, तो चलिए अब पोएम को देखते हैं। तो देखिए, एक सैनिक का जो दिल में अपने मातृभूमि के लिए जो प्यार होता है ना, उस प्यार की एक छाप इस पोएम में दिखाई पड़ती है। ऐसे तो अपने इंडिया में बहुत सारे पोएट हुए जिन्होंने देशभक्ति की मिसाल पेश की है, जिन्होंने देशभक्ति कविताएं बहुत सारा लिखा है। उसी तरह का ये कविता है, देशभक्ति वाली ही कविता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहली लाइन है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट कहते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, अगर मैं लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाए इस मातृभूमि के लिए, तो केवल इतना याद रखना, that there is some corner of a foreign field that is forever England। चूँकि ये इंग्लैंड के पोएट हैं तो कहते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो सिर्फ इतना करना कि जहाँ पे मेरी समाधि बने, जहाँ पे मुझे दफनाया जाए, वो जगह, उस फॉरेन फील्ड का मतलब वो दूसरे जहाँ पे मुझे दफनाया जाए उस फॉरेन फील्ड का वो कॉर्नर, वो कोना, वो जगह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड के लिए हो जाए। अगली लाइन है देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिच अर्थ अ रिचर डस्ट। रिच अर्थ का मतलब है पवित्र भूमि, पावन भूमि। यहाँ पे रिच अर्थ क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब कोई सैनिक शहीद होगा तो उस मातृभूमि के लिए बहुत गर्व की बात होगा कि लड़ते लड़ते वीर सपूतों ने जान गंवाई है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि रिच अर्थ मतलब पावन भूमि, पवित्र भूमि। और रिचर डस्ट का मतलब जो सैनिक शहीद हुआ है उसको ये बातें रेफर की जा रही है कि रिचर डस्ट मतलब बहुत भाग्यशाली डस्ट। डस्ट का मतलब यहाँ पे डेड बॉडी से है, मतलब जो शहीद हो गए सैनिक उससे है। कहते हैं कि इन डैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब वहाँ पे एक बहुत ही पावन बॉडी, पावन भूमि में दबाया जाएगा, दफनाया जाएगा।
अगली लाइन में कहते हैं ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। मेड अवेयर, दुनिया जहान का ज्ञान दिया, दुनिया से परिचित करवाया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, इतने सारे फूल दिए प्यार करने के लिए। हर बेज टू रोम, और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए इतना सारा अपनी संस्कार, अपनी सभ्यता, सब कुछ दिया। आगे के लाइन में कहते हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। अब यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी, इंग्लैंड की ऐसी बॉडी जो कि इंग्लैंड की हवा में सांस लिया, सांस लेकर अपना नाम कमाया। वास्ट बाई द रिवर्स, जो नदियों में स्नान किया, जिस इंग्लैंड ने नदियों में स्नान करने का शुभ अवसर प्रदान किया। ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम, और फिर इस सूर्य ने हमें एक गर्मी प्रदान की। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन से ना पोएट ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितना ज़्यादा समर्पित हैं। जिस इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया, अपनी संस्कृति और सभ्यता का पहचान कराया, इतने सारे सुख और सुविधा दिया, उसके लिए प्राण का न्यौछावर करना बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, ऐसी एक अपनी हिंदी में भी कविता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आपने पढ़ी है ना। चलिए, और नेक्स्ट लाइन है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। पोएट कहते हैं कि ठीक है, मैं शहीद हो जाऊं, मैं हंस हंस कर शहीद हो जाऊं, ठीक है। एंड थिंक, सोचो, दिस हर्ट, उस समय क्या होगा जब मैं शहीद होऊंगा, तो ये जो दिल है ना, जितनी सारी इसमें बुराइयां हैं, जितनी सारी हमने गलतियां की है, जितने सारे पाप की है, ऑल इविल सेड अवे, वो धुल जाएगा, वो सारी गलतियां ख़त्म हो जाएगी, सारे पाप धुल जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा ए पल्स इन द एटर्नल माइंड, और फिर जो हमारी जो आत्मा है, जो हमारा प्राण है, जब डेड बॉडी में से निकल कर जाएगा तो वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, परमात्मा का एक अंग बन जाएगा, वो फिर एक ईश्वर का एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो ये लाइन है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस लाइन में पल्स जो शब्द है, पल्स जो वर्ड है, इसका मतलब है आत्मा। जब कोई बॉडी की डेथ होती है, जब कोई पर्सन डेथ करता है, तो उसके अंदर से जो प्राण निकलता है ना, उसी को यहाँ पे रेफ़र किया गया है। और इटर्नल माइंड को एक गॉड के रूप में रेफ़र किया गया है, मतलब इटर्नल माइंड से गॉड को रेफ़र किया गया है। और इस लाइन का सीधा मतलब ये है, पोएट कहना चाहते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरा जो दिल है ना, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और मेरी आत्मा ईश्वर में मिल जाएगा, और मैं भी एक ईश्वर का पार्ट बन जाऊंगा, एक अंग बन जाऊंगा। मेरी आत्मा ईश्वर का एक अंग बन जाएगी। और अगली लाइन में कहते हैं गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो वहाँ पे जो मैंने इंग्लैंड ने जो इतनी सारी खुशियाँ दी है, जो इतनी सारी चीज़ें हमें भोग करने के लिए जो इंग्लैंड ने दी है, वो सारी चीज़ें हमें याद आएगा। उन सारी चीज़ों को हम याद करके यूं ही खुश होते रहेंगे। ठीक है, अगली लाइन में कहते हैं कौन कौन सी चीज़ें? हर साइट्स एंड साउंड्स। यहाँ पे हर इंग्लैंड के लिए आया है, अपनी कंट्री के लिए। कहते हैं कि जो इंग्लैंड की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, साइट्स का मतलब दृश्य और साउंड का मतलब ध्वनि, आवाज़। तो यहाँ पे कहते हैं जो हमने इंग्लैंड में जो दृश्य देखे, जो इतनी मनमोहक दृश्य देखें, और जो हमने आवाज़ें सुनी, जो हमारे दिल को
मन मोह लेती थी, प्रसन्न कर देती थी, वो सारी बातें याद आएगी। और साथ में कहते हैं ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और मैं सपने देखूंगा कि मेरा जो इंग्लैंड, सपने में ऐसा देखूंगा कि मेरा इंग्लैंड आज भी खुशी खुशी से, अपने इंग्लैंड के लोग खुशी खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन है एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और मैंने अपने दोस्तों से जो सीखा है और दोस्तों के साथ जो हमने खुशियाँ मनाया है, जो आनंद का लुत्फ़ उठाया है, जो हमने ज़िंदगी जी है अपने दोस्तों के साथ, वो सारी चीज़ याद करके मैं वापस से पुनः बहुत खुश होऊंगा। और लास्ट लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं कि इतना तो होगा बट इन हर्ट्स एट पीस, और अंत में मुझे इस दिल में एक खुशी का अनुभव होगा, मेरा दिल शांत हो जाएगा और एक अजब सी ऐसी खुशी का अनुभव होगा अंडर एन इंग्लिश हेवन। मतलब कहते हैं कि जो इंग्लैंड का जो ये स्वर्ग है, इंग्लैंड की जो वादियाँ हैं, जो हमने इंग्लैंड में ये सारे सुख और सुविधाएं भोगी, तो ऐसा होगा कि लास्ट में जो मेरा दिल है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा, एक शांत वाली खुशी और सुख का अनुभव होगा। और ये कहाँ पे होगा? अंडर एन इंग्लिश हेवन, मतलब इस इंग्लैंड की स्वर्ग में, मतलब इंग्लैंड के आसमान के नीचे। ठीक है, तो ये था आपका पोएम। तो एक बात बता दूं, अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।